अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। जिस अंदाज में 2 रोज कबल जो चीजें अनफोल्ड हुई, खासतौर पे हमने देखा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई जिसने काफी सारे मामलात को मजीद उजागर किया और ये सवालात उठाए कि जो हुकूमत एहतिसाब के नारे तले बनी थी, जिस हुकूमत का जो बुनियाद है वो एहतिसाब थी, आखिर उस हुकूमत में जो करप्शन की जो शरह है वो इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है, जिसमें काफी ज्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे इदारे जो जिनका काम है पाकिस्तान में करप्शन को रोकना, उन्हीं में करप्शन की जो शरह है वो सबसे ज्यादा नजर आती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरक्की के लिहाज से जीडीपी के आदाद और शुमार भी शेयर किए गए और हुकूमत इस वक्त काफी ज्यादा मुतमईन नजर आती है कि तमाम तर महंगाई के बावजूद, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, आलमी चैलेंज के बावजूद इस वक्त भी पाकिस्तान में जो ग्रोथ की शरह है वो काफी ज्यादा मुस्तहकम है। अब हुकूमत के जो तमाम तर आदाद और शुमार है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, इसी के हवाले से हम बात करेंगे और हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद उस्मानी साहब, माशी तज्जियाकार हैं। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर ये दोनों जो चीजें हैं ये किस अंदाज में पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली, पहले तो मुझे बताएं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट क्या बता रही है कि पाकिस्तान कितनी तेजी से करप्शन के दलदल में फंसता जा रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज तो देखें कि दलदल में फंसना एक चीज है और आप जो है बॉटम लाइन को कितना अप्रोच कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। ठीक है, मौसमी सरगर्मियां बाज़ औक़ात अप एंड डाउन होती हैं, कोई मुल्क अब बेहतर परफॉर्म कर रहा होता है, कोई थोड़ा सा नेगेटिव स्लाइड कर रहा होता है, फिर कोविड की वजह से बहुत से ऐसे इशूज थे जिसको प्रॉपर एड्रेस नहीं किया जा रहा था। मतलब बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी लेवल्स के ऊपर भी। मगर ये देखें कि हम जब ये तकरीबन 124-120 के बेंचमार्क पे थे गुज़िश्ता कुछ साल पहले, तो वो तो फिर भी चले एक सेंटर फोकस्ड पॉइंट हो रहे थे हमारे के, चले करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान एक सेंटर के ऊपर है। मगर अब हम देखें कि 140 को अप्रोच कर गए हैं आउट ऑफ 180 कंट्रीज, यानी सिर्फ 40 मुल्कों से ही बेहतर हम हैं पूरी दुनिया की जो 180 ममालिक हैं टोटल इस वक्त करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर। तो जिस तरीके से ग्रेजुअल बेसिस के ऊपर इसको हम इग्नोरेंट ऑफ फैक्ट के तौर पे ला रहे हैं, हर आता हुआ नया साल हमारे लिए एक दुश्वारियों का बाइस बन रहा है। ये देखें, इसके ऊपर जो कोई अच्छी बात नहीं है कि आपने कहा जाएगा कि 3 पॉइंट लूज किए आपने सिर्फ और रैंकिंग आपकी नीचे चली गई। मगर देखें कि जो ममालिक जो टॉप के ऊपर हैं, जिसमें न्यूजीलैंड आता है, डेनमार्क आता है, फिनलैंड आते हैं, ये ममालिक अपने आप को उस लेवल में मेंटेन कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि कारोबारी सरगर्मियों के अंदर जो हम बात करते हैं, या हम आप भी लेक्चर देते होंगे कि मोरल और इथिकल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं किसी भी कारोबारी सरगर्मी के लिए। तो देखें, बिजनेस करना, और अगर आप देखें कि साउथ अमेरिका की कंट्रीज की तरफ जाएं तो वहां पे बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स आती हैं कि करप्ट नासिर हैं, कोकीन का कारोबार कर रहे हैं, स्मगलिंग होती है बहुत ज्यादा ना। तो मनी इज नॉट अ कंसर्न। कंसर्न कहां पे आता है कि जहां पे आप इथिकल वैल्यू, मोरल वैल्यूज को लेके चलते हैं। और यही जो टॉप ममालिक हैं, बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब तक हम अपने डायरेक्शंस नहीं बनाएंगे, गोल सेट नहीं करेंगे, चाहे हम कितनी अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते चले जाएं, वो हमारे लिए शायद कोई इतना फीसिबल नहीं है। हमने गोल्स तो सेट किए थे और ये जो आदाद शुमार आए ये ज्यादातर तशवीशनाक इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी और फिर मामला तब्दील होंगे। और बहुत सारे लोगों ने ये बात की उम्मीद लगाई थी कि एहतिसाब के नारे के तले जो हुकूमत बनती है, जिसका सुबह शाम एक ही नारा हो कि एहतिसाब होगा, करप्शन के ऊपर काबू पाया जाएगा। और 90 दिनों में आपको गालिबन याद भी होगा कि 90 दिनों में बड़ी करप्शन के खात्मे की बातें की गई थी। अब ये तमाम तर इकदामात हों, आवाम मुंतजिर हो कि अच्छी खबर आए, लेकिन जो नताइज आते हैं वो बिल्कुल बरक्स आ रहे हैं। इन नताइज के बाद लोगों का काफी ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हुआ होगा, आपको लग रहा है? मैं वही बात कर रहा हूं आपसे कि फोकस क्या है। अभी आप बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट, तरक्की, अब जीडीपी ग्रोथ की आप बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे ये बात नहीं की कि ये चीजें तो एक मैटर करती हैं, मगर साथ में एथिकल और मोरल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं। न्यूजीलैंड को जाके देखें, जो ऐसे टॉप ममालिक हैं उनमें जाके देखें, तो उन्होंने कारोबार के साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज को भी काफी वैल्यू दी हुई होती है। तो ना सिर्फ बिजनेस से कम्युनिटीज रन कर रही होती हैं, बल्कि उसमें कस्टमर की वैल्यूज, जो सिटीजन की वैल्यूज होती हैं, उनको भी देखा जा रहा होता है। जब हम बात करते हैं इन ममालिक के जो बिलो 100 आते हैं या 100 से अबव चले जाते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर,
तो उनके उससे मतलब ये टॉप 10 या टॉप 20 ही हमारे उसमें ऐसे ममालिक होते हैं जो एक अच्छी जहां पे नॉन करप्ट अनासिर होते हैं। मगर जब आप उससे नीचे आना शुरू होते हैं 21, 22, 25, 30, 50, फिर 100 देन ऑनवर्ड, तो उसके अंदर ये जो मॉरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज यही कहीं ना कहीं वायलेट हो रही होती हैं। क्योंकि देखिए बिजनेस रन करना, या अगर हम देखें इंडिया का भी नंबर कहीं आसपास बिलो 100 फॉल कर रहा होगा, मगर कोई बहुत अच्छे नंबर्स नहीं है। तो यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा पैरामीटर होता है कि हम बात जो एक मोरल डेवलपमेंट की, इथिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर जो 90 दिन के ऊपर बात की गई थी, इसके अंदर करप्ट अनासिर को खत्म करने की बात की गई थी। मगर देखिए कि ये गवर्नमेंट भी प्रोमोलगेट, मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट प्रोमोलगेट कर रही थी कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स के दौर के अंदर करप्शन हुई है। अब करप्शन एक, मैं गुज़िश्ता प्रोग्राम्स के अंदर भी कहता चला आया हूं, करप्शन एक आउटकम है। ये जहन में रखिए, मेरे पॉइंट को जरा आप गिरा बांध लीजिए कि करप्शन एक आउटकम है मेल प्रैक्टिसेस ऑफ सिस्टम का। करप्शन जो है वो कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से कोई चीज होगी, बल्कि करप्शन एक आउटकम है, एक रिजल्ट है किसी मेल प्रैक्टिस का। अब जब वो गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स के दौर में करप्शन हुई है, इसका मतलब कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं फ्लॉ रहा होगा, तो जिसका आउटकम करप्ट प्रैक्टिसेस के तौर पर सामने आ रहा है। इस बात से एग्री करते हैं? यानी कि लूप होल्स मौजूद है जिसका भरपूर तौर पर फायदा उठाया जा रहा है। जी, हमने बात करना शुरू कर दी, करप्शन में खात्मा करेंगे, यानी इस आउटकम को काट के फेंकेंगे। मगर सिस्टम डेवलपमेंट के ऊपर किसी ने बात की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अली, जब तक हम मामलात को पूरी तरीके से सेट नहीं करेंगे, निजाम को कंप्यूटराइज नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं करेंगे, तब तक तो ये सूरत हाल बदलने वाली लगती नहीं है। बिल्कुल, देखिए अगर आप ये नेचुरल फिनोमिना है, चाहे आप मेडिकल साइंस में जाएं, चाहे आप बिजनेस कम्युनिटीज में जाएं, चाहे कहीं पे भी जाएं, कोई भी अगर लूप होल आ रहा होता है तो उसके आउटकम के बेसिस पे ये जज किया जाता है कि इसका रीजन क्या है। यानी करप्शन का रीजन, करप्शन खुद रीजन नहीं है, करप्शन का रीजन कुछ और है। तो जब मेडिकल साइंस में जाते हैं, लेट्स सपोज कि कोई ऐसी डिजीज होती है, कैंसरस डिजीज होती है, अल्लाह ना करे किसी को, तो उसके रूट कॉज को जाकर ट्रीट किया जाता है। ये नहीं कहा जाता है कैंसर खत्म कर दिया जाएगा, बल्कि उसके जो रूट कॉज है उसको खत्म किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली कैंसर खत्म होता है। तो ये चीजें होती हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन चल रही है, मैं टीवी चैनल्स पे देख रहा हूँ, लोगों की डिस्कशन देख रहा हूँ, करप्शन का खात्मा, हम रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। लेकिन अली एक और चीज भी तो है ना, हमने देखा अभी जीडीपी के नंबर था, लोग बहुत मुतमईन है। हुकूमती वुज़रा की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जा रही है कि हमने जीडीपी के नंबर अचीव कर लिए, इर्रिस्पेक्टिव के मुल्क में महंगाई की जो सूरत हाल है, दीगर जो मामलात हैं वो किस नहज पे। अब ये बताया ना कि जो हमारे यहाँ जो जीडीपी के नंबर जो आदाद शुमार दिए जा रहे हैं, वो किस हद तक पॉजिटिव है, किस हद तक हौसला अफजा है, ये भी तो इसके ऊपर भी रोशनी डालें। सर देखें, एक चीज आप जहन में ये रख लीजिए कि ये जो कुछ भी इंडिकेटर्स आ रहे हैं, इंडिकेटर्स आए, चाहे जीडीपी के नंबर के तहत आ रहे हो, चाहे करंट अकाउंट के डेफिसिट के तौर पे या सरप्लस के तौर पे आ रहे हो, या रेमिटेंसेस के तहत आ रहे हो, ये हमेशा आउटकम्स हैं, ये एक नंबर्स हैं, इसके पीछे कुछ अवामिल हैं। ये याद रखिएगा कि जीडीपी के नंबर बेहतर हो गए, इसके बाद क्या, या इसमें बेहतरी किस बेसिस पे आ रही है, उसके अंदर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यानी अगर हम बात करते हैं कि करंट अकाउंट हमारा बेहतरी पोजीशन पे जा रहा है, तो करंट अकाउंट के अंदर बहुत से ऐसे अवामिल है, यानी तिजारती खसारा, तिजारती सरप्लस आपका मौजूद है वहां पे, फिर रेमिटेंसेस, ये सब एक्यूमुलेट होके एक नंबर आते हैं। हम डिस्कशंस करने लगते हैं कि करंट अकाउंट को बेहतर कैसे किया जाए, हमारे जो जीडीपी है उसको कैसे बेहतर किया जाए, मतलब उस नंबर को बेहतर करने के ऊपर बात कर रहे होते हैं, जो कि बाज़ औक़ात फैब्रिकेटेड भी होती हैं। लेट्स सपोज के लास्ट ईयर जब एक्सपोर्ट्स की हमारे पास फिगर्स आई थी तो 25 बिलियन US डॉलर की रिपोर्ट हुई थी। उसके बाद जब उसको रेक्टिफाई किया गया तो 27 बिलियन US डॉलर की हो गई। फिर कहा जाने लगा कि 40 बिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट पाकिस्तान करेगा। कैसे करेगा? इसके पीछे जो अवामिल हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या फैसिलिटेशन दी जाएगी। तो बराए करम जो ये जो नंबर्स आते हैं, ये एक एज ए मौशी एक जो तज्जियाकार हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक सिनेरियो होता है, मगर जो हम लोग बैठे हुए होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, एक आम आवाम की बात कर रहा हूँ। अली आपने आम आवाम की बात की, मैं चाहूंगी आखिरी सवाल जरा आप इसको एड्रेस कर दें ताकि हम उसको फिर रैप अप कर सकें। जब तक कि नंबर्स, जीडीपी के नंबर्स की बात की जाए, किसी भी नंबर्स की बात की जाए, वो भले ही मुस्बत हो, अगर उसका इफेक्ट आम आवाम तक नहीं पहुंचता, नीचे लेवल तक नहीं पहुंचता, तो क्या ये नंबर्स की जो अहमियत है वो उस हद तक खत्म नहीं हो जाती, डिसॉल्व नहीं हो जाती? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल मैं कहता हूं कि आप उस पॉइंट पे आ गए जिस पॉइंट में बताना चाह रहा था। ठीक है, नंबर गेम्स और ये तमाम तर करप्शन हो गया, नंबर गेम्स हो गया, ये तमाम तर एक नंबर्स हैं। इसके पीछे अवामिल है कि क्या फैसिलिटेशन दी जाएगी, क्या अगर हम इसको बेहतर करें तो ये नंबर मजीद बेहतर हो सकता है। अगर हम अवाम को फैसिलिटेट करें, टैक्स का नेट बढ़ाएं और पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को फरोग दें,
लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को दें, काम करने का मौका दें, जो उनके तहफुजात उनको दूर करें, तो ये नंबर ऑटोमेटिकली 1 से 2 साल के अंदर ये 8 से 9% पे भी जीडीपी ग्रोथ आ सकती है आपकी। मगर हम तो सिर्फ इस बात से खुश होते हैं कि 5% से अबव की जीडीपी अप्रोच कर ली, दैट्स इट। मुल्क के ऊपर कर्जा तकरीबन 125 अरब US डॉलर से ऊपर का तजावज कर चुका है, तो वो एक अलग फैक्टर है, मगर जीडीपी हमने ग्रो कर ली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने सिर्फ जीडीपी के ऊपर अपनी निगाहें मरकूज की हुई। अली साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त महदूद है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे जो सूरत हाल है बहुत अहम है कि हम अक्सर एक फिगर के ऊपर अपनी नजर जमा लेते हैं और फिर उसी के पीछे एक ट्रक की बत्ती की तरह जिस तरह से पूरी कौम को लगा दिया जाता है उसके पीछे हम दौड़ते चले जाते हैं। ये नहीं सोचते कि इसके असरात आखिर क्या हैं और क्या इसके असरात कोई है भी या नहीं, आम आवाम को इससे कोई रिलीफ या कोई फायदा दिखाई भी देता है या नहीं, ये बड़े सवालात होते हैं। और ये जब नंबर्स जब अचीव किए जाते हैं, अटेन की जाती हैं फिगर्स, तो ये बड़ा सवाल ये खड़ा कर देते हैं कि ये जो 1 साल के आपने परफॉर्मेंस में किसी तरीके से जोड़ तोड़ के ये नंबर्स दे दिए, क्या अगले साल यही कुछ रेप्लिकेट हो सकेगा, इससे बेहतर अंदाज में हो सकेगा या नहीं? करप्शन की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो सबके लिए एक सवाल है, क्योंकि माजी में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब जो कुछ कहते रहे हैं इस रिपोर्ट के हवाले से वो सब जानते हैं, सबको बखूबी पता है। लेकिन इस बार अब जब ये नंबर्स आए, आदाद शुमार आए, इसने बड़े सारे सवालात खड़े किए हैं। 90 दिन में बड़ी करप्शन खत्म करने का दावा लेके आने वाली हुकूमत आखिर इस अंदाज में करप्शन को परवान कैसे चढ़ने दे सकती है? क्यों आज भी इदारे उस अंदाज में परफॉर्म नहीं कर रहे जिस अंदाज से इनको करना चाहिए था? इसका जिम्मेदार कौन है? ये वक्त तयन करेगा, और अगर वक्त ने तयन ना किया तो यकीनी तौर पे अवाम को फिर से बहला फुसला के इस बात का दिलासा दे दिया जाएगा कि आपके लिए कुछ बेहतर होने जा रहा है। लेकिन बेहतरी क्या होगी? टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्सेस के मामलात में इजाफा हो रहा है, और एक आम इंसान की जिंदगी के लिहाज से जो कुछ चीजें अहम होती हैं, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और दीगर अप्लायंसेस की बात करें, उनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। ये सूरत हाल क्या है, इस स्टोरी के ऊपर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के उस पार हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान इरफान साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं कराची की इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के। इनसे जरा जानेंगे कि आखिर मामला है क्या। वेलकम बैक जनाब। बातें हो रही थी टैक्सेस की, और जिस अंदाज में हुकूमत टैक्स में इजाफा कर रही है, यकीनी तौर पे इसके बड़े सारे इफेक्ट्स होते हैं लोकली सतह पे भी, और जो लोगों को इससे मसाइल बढ़ते हैं वो भी एक बड़ा अहम मसला है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं रिजवान इरफान साहब, प्रेसिडेंट है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के। जरा इन्हीं से जानते हैं कि जो बढ़ते हुए टैक्सेस का बोझ है, आखिर मार्केट्स इसको किस अंदाज में देख रहे हैं। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। रिजवान साहब, ये जो टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पे, स्पेशली अगर मैं बात करूं मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स के ऊपर, मार्केट का क्या रद्द-ए-अमल है और वहां पे कंज्यूमर का क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ रहा है? देखिए, अभी हम 1.5 से 2 साल कोरोना में रहे जी। उसके बाद जो थे लोग थे बेचारे डिफॉल्टर हो गए, जिन्होंने अपने जो जमा पूंजी थी वो सब खत्म कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलें कारोबार चलेगा। उसके बाद सरकार ने एक मिनी बजट का एक तोहफा दिया पूरे पाकिस्तान के अवाम को, तकरीबन कोई 17% सेल्स टैक्स लगा दिया मोबाइल पे। और इसके अलावा एक जो आईफोन जो है कह सकते हैं आप, जिसके 37,000 रुपये ड्यूटी थी, वो लगभग कोई 80 से 85,000 रुपये उसकी ड्यूटी कर दी। आईफोन जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हम यहाँ अभी तक के 3G को रो रहे हैं, दुनिया जो है 5G तक पहुंच गई है, 5G और 6G तक जा रही है वो। सही। हमारे अभी भी 30% लोग जो हैं वो तकरीबन कोई 3G इस्तेमाल कर रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था कि डिजिटल पाकिस्तान करेंगे ताकि लोग जो है आसानी पैदा करें लोगों के लिए, और सब एक चीज जो है सब चीजें मोबाइल पे आ जाए। दुनिया में पेपरलेस जो है डॉक्यूमेंट हो गए हैं, लोग सिर्फ मोबाइल पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं। लेकिन हमारा अभी तक वही कागज छिड़की सा बेटा जो है वो किताबें चल रहे हैं सिलसिला। तो ये गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादती की, जो एक रेवेन्यू दे रहा था उसी को दबाया जा रहा है। लैपटॉप पे इन्होंने तकरीबन कोई 8% जो है 5% एक और 3% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। इस तरह से नाइंसाफी है। आप जैसा आप समझते हैं दुनिया में लोग जो है वो ये कोरोना का वापस दोबारा फैल रही है, लैपटॉप में लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन कारोबार करते हैं। एक मोबाइल से जो है एक आदमी टैक्सी भी चलाता है, एक मोबाइल से जो है घर का सामान भिजवाते हैं, एक मोबाइल से जो है आप बैंकिंग भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं। लेकिन आप जो है लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। सबसे इसकी भरपूर हम मजम्मत भी करते हैं और गवर्नमेंट से कहा भी है कि इसको वापस दिया जाए, वरना हम
एहतजाज पे जाएंगे। और अच्छा रिजवान साहब, आपने पहले तो मुझे अगर एक अंदाजा बता दें, जो आपने आईफोन के टैक्सेस का कहा, कितना टैक्स लग जाता है अगर आज लेटेस्ट एडिशन का आप आईफोन या कोई भी लेटेस्ट फ्लैगशिप ब्रांड का फोन लेते हैं? तो आप तकरीबन, आप मैंने आपको बताया ना कि जो 37,000 रुपए की ड्यूटी थी वो 80,000 रुपए कर दी गई। 80,000 रुपए सिर्फ टैक्सेस और ड्यूटीज में चले जाएंगे? जी जी, टैक्सेस और ड्यूटी में जो है वो ये हाल हो गया है। ये आप जो है वो ब्रांडेड मोबाइल की बात करते हैं, दूसरे मोबाइल भी $200 से ऊपर भी जो है उसकी प्राइस बढ़ती है। कोई 40,000 का मोबाइल था वो 45,000 का हो गया, जो 50,000 का मोबाइल था वो 57,000 रुपए का हो गया, और जो 1 लाख का मोबाइल था वो 1,17,000 रुपए का हो गया। ये पोजीशन है, वैसे ही कारोबार नहीं है लोगों का। तो रिजवान साहब, आपको नहीं लग रहा कि जिस अंदाज पे अब तो हर कोई स्मार्टफोन यूजर है, और आप जो बात बता रहे हैं और जो टैक्सेस के जो फिगर सामने आ रहे हैं वो तो छोटे से छोटे बड़े से बड़े फोन के ऊपर लग रहे हैं? ये तो कोई नहीं है कि एलीट क्लास के लिए जो फोन इस्तेमाल होते हैं सिर्फ उन्हीं पे टैक्स लगाया जा रहा हो, ये तो तमाम तर तबकात के ऊपर टैक्स आयद हो रहा है। इससे क्या कंज्यूमर की बाइंग पावर मुतासर होगी? क्या मार्केट में सेल्स ऑलरेडी मुतासर हो रही है इससे? बिल्कुल सेल मुतासर हो गई है, बल्कि हो नहीं गई, हो गई है। बिल्कुल मार्केटों में सन्नाटा है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। लोग अभी कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि क्या होने वाला है आगे। महंगाई का एक तूफान है, आवाम हर चीज जो है आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। महंगाई जो है ये आवाम पे लगेगी, हम टैक्स जो लगेगा ये आवाम को देना पड़ेगा। ये जो है जो प्राइस बढ़ेंगे ये आवाम पे पहुंच जाएगा। ये हुकूमत समझने को तैयार नहीं है। हम बार बार इनसे कहते हैं ये चीजें नहीं करें। गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ दे, रिलीफ नहीं दे रही, वो उन पे बोझ डाल रही है। इस तरह से नाजायज है, नाइंसाफ। तो रिजवान साहब, आपको नहीं लग रहा कि अगर इतने टैक्सेस होंगे तो फिर लोग तरजीह देंगे कि नॉन पीटीए अप्रूव फोन्स को ही इस्तेमाल करें, फिर लोग बाहर से फोन मंगवाया करेंगे, नॉन पीटीए फोन्स के जो अपने वाईफाई की जो एक्टिविटीज होती हैं, इंटरनेट एक्टिविटीज होती हैं, उस तक महदूद कर देंगे, फिर सेलुलर एक्टिविटीज के लिए दूसरे फोन्स का यूजेज हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कहना है आपका। वो लोग जो है वो वाईफाई के थ्रू जो है ये सारे सेट जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और जो है वो उससे गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स खत्म हो जाएगा उससे। और वो जो दूसरा सेट जो है, एक जो जैसे आप कहते हैं कि ये बटन वाला जो होता है, आम जो होता है, वो इस्तेमाल करा करेंगे। और आपको पता है कराची की, खासतौर पर अगर हम कराची के हालात की बात करें तो कराची में अक्सर लोग दूसरा फोन जो बटन वाला छोटा फोन होता है वो लेके वैसे भी घूमना तरजीह उसको देते हैं उसको। बिल्कुल हालात के लिहाज से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लोग तो है वही जो है छोटा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, बड़े फोन जो है इस्तेमाल। लेकिन अब एक तबका जो है वो 1 से 2% है, वो तो आईफोन इस्तेमाल कर सकता है। 98% लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे? बेचारा एक मैं और एक आम आदमी अब वो आईफोन इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप समझ सकते इतना महंगा हो गया है, वो कैसे इस्तेमाल करेगा? अब सिर्फ ये एलीट का इस्तेमाल करेगी, जो बड़े अरब करोड़पति लोग हैं वो इस्तेमाल करेंगे। हमारा भी दिल चाहता है लोगों के आम आदमी का कि कोई मोबाइल इस्तेमाल कर सके, लेकिन वो अब उसके दस्तरस में नहीं रहेगा। लेकिन इरफान साहब, जिस अंदाज में आप कह रहे हैं कि एलीट इस्तेमाल करेगा, एलीट तो पहले भी इस्तेमाल कर रहा था, आगे भी करेगा, ये जो मामलात उठाए गए हैं, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट किसी भी तौर पे इसको वापस लेगी? क्योंकि आपको पता है फूड डिलीवरी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, तमाम तर मामलात अब इस मोबाइल फोन, स्मार्टफोन के जरिए हल होते हैं। आपकी जितनी भी डीलिंग होती है ज्यादातर इसका स्मार्टफोन का अमल दखल है। आपको लग रहा है कि हुकूमत कुछ संजीदगी से इसके ऊपर काम करेगी, इस फैसले को वापस लेने का सोचा जाएगा? बिल्कुल लेना चाहिए। आपको बताऊं, अभी आप रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोई गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं दे पाएंगे। ये जो 800 अरब रुपए के जो उन्होंने टैक्सेस लगाए हैं ना, ये इसी की जो है ये कड़ी है, ये आवाम पे बोल डालेंगे, उनका खून निचोड़ने की कोशिश है। तो क्या इसका मकसद ये है कि लोकली जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं फोन्स, उनकी मार्केट को बेहतर किया जाए, उनके ऊपर टैक्सेस कम होंगे या उनके ऊपर भी टैक्सेस इसी शरह से बढ़ेंगे? देखिए हमारे यहाँ जो क्वालिटी वाइज जो है वो फोन इतने अच्छे बनाए जा रहे हैं। असेंबलिंग हो रही है, यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग करें तो आप प्राइस कम करें ना। आप आर्ट की जरूरत में बाहर से मंगाते हैं और यहाँ शुरू करके टाइट कर देते हैं, असेंबलिंग कर रहे हैं। आप पहले मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तो जाए, उनको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, असेंबलिंग हो रही है। और असेंबलिंग भी बड़े महदूद फोन्स की हो रही होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बहुत महदूद फोन है, बहुत महदूद फोन है ज्यादातर जो है वो, क्योंकि हमारे यहाँ जो है रॉ मटेरियल पे भी इन्होंने ड्यूटी लगाएंगे, उसके अलावा और टैक्सेस लगाएंगे, वो उनके भी बारे में नहीं आ सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो लोकली जो फोन्स असेंबल किए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसकी क्वालिटी को लेकर लोगों का जो अभी तक तासुरात हैं वो कैसे आ रहे हैं? देखिए वो इतनी कोई खास नहीं है। वजह ये है, आप तो समझ सकते हैं, एक जो बाहर की क्वालिटी होती है और एक लोकल असेंबल। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक आप दूसरी पाकिस्तानी गाड़ी चलाएं, उसके बाद एक जैपनीज पुरानी गाड़ी चलाएं, तो आपको आइडिया होता है कि क्या उसमें फीचर होते हैं और क्या क्वालिटी और क्या लग्जरी है। लेकिन हमारे अभी टाइम लगेगा इस सिलसिले में, लेकिन आप कम से कम जो चीजें आ रही हैं, जो
लोग कर सकते हैं अपने जो छोटे दरमियाने तक के लोग जो इंपोर्ट करते हैं थोड़ा बहुत और अपना कारोबार करते हैं, उनको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से नाजायज है, नाइंसाफी। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान इरफान साहब, प्रेसिडेंट कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, हमारे साथ मौजूद थे। और ये जो सूरत हाल है वो यकीनी तौर पर इस वक्त वजह से ज्यादा तशवीशनाक है। बहुत से लोग, आपको पता है कि अंदाजा शायद आज कोई भी ऐसा शख्स शहरी आबादी में रहने वाला नहीं होगा जो स्मार्टफोन यूजर उस अंदाज में ना हो, क्योंकि हर कोई किसी न किसी लेवल पे स्मार्टफोन यूजर होता है। और बहुत से लोग जिस तरह से जो पूरी तरीके से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, बड़े बड़े इदारों में काम करते हैं, रन करते हैं बिजनेसेस, वो तो अक्सर 2-4 इस तरह के फोन्स साथ कैरी करते हुए चलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो स्मार्टफोन की जो यूजेज है पाकिस्तान में, इसको बढ़ना चाहिए। और हमने देखा था कि माजी में जो फिगर्स आ रहे थे स्मार्टफोन यूजेज के हवाले से पाकिस्तान में, वो बहुत तेजी से फैल रहा था। और ये पाकिस्तान में अगर इसको सही तौर पर यूटिलाइज किया जाए तो अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए जो चीजें हैं बहुत ज्यादा फायदा दे सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्सेस की जरूरत होती है, तो गवर्नमेंट वो तमाम तर चीजें, वो तमाम तर रेवेन्यूज जहां से टैक्सेस इकट्ठा किए जा सकते हैं, उन तमाम तर चीजों के ऊपर टैक्सेस लगा देती है। और फिर टैक्सेस जिस अंदाज में कहा तो जाता है कि इनिशियल लेवल पे ये टैक्सेस कम होंगे, लेकिन वक्त के साथ ये टैक्सेस इतने बढ़ जाते हैं कि चीजें एक आम आदमी की दस्तरस से बिल्कुल दूर हो जाती हैं। इसी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जावेद सिद्दीकी साहब, एनालिस्ट हैं, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। इनसे जरा जानेंगे कि ये जो इकदामात हुकूमत वक्त इस वक्त कर रही है और जो टैक्सेस का बोझ बढ़ रहा है, खासतौर पर हैरानकुन बात की कि लैपटॉप्स के ऊपर भी ये टैक्सेस बढ़े हैं जो कि हुकूमत खुद फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को देती है। तो अगर ये टैक्सेस बढ़ेंगे तो आखिर एक आम इंसान कहां जाके खड़ा होगा? जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। जावेद साहब वालेकुम सलाम। जावेद साहब, ये जो गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की बात करें, खास तौर पे लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स की बात करें, सर ये कितना हद तक जस्टिफाइड है? सर इंतहाई माजरत के साथ मुझे तो लगता है कि हुकूमत की पॉलिसी अब ये है कि गरीब को ही मार दो, ना गुर्बत होगी ना गरीब रहेगा। देखें, दुनिया के अंदर अगर आप देख लें तो 2 टैक्सेस हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर ऐसे होते हैं जो दुनिया भर में नहीं होते राइज, चाहे वो आप किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरी जगहों पे कर दें। मगर हमारा अलमिया यह है कि गवर्नमेंट ने सोलर पैनल पर टैक्स लगा दिया 17%, मोबाइल के ड्यूटी के ऊपर भी 17% लगा दिया और लैपटॉप के भी 5% लगा दिया। तो जनाब बात यह है, अब आप जैसा कि जानते हैं कोविड का दौर है, सारे बिजनेस की जो चीजें हैं वो कम्युनिकेशन जो है वो ऑनलाइन काम होता है, चाहे वो लैपटॉप हो वो चाहे मोबाइल हो। लैपटॉप इस वक्त आसाइश नहीं है या मोबाइल इस वक्त आसाइश नहीं है, बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। तो जब आप बुनियादी जरूरत की चीजों को लोगों तक रसाई ना पहुंचाएं तो आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के बच्चों को जाहिल रखना चाहते हैं? नंबर 2, आपको मैं बताऊं कि हमेशा जिंदगी में हुकूमत को ऐसी पॉलिसीज मुरतब करनी चाहिए जिससे लोगों के लिए आसानियां पैदा हो सके। मगर आप देखें इस वक्त आपको कौन सी पॉलिसीज कहां नजर आ रही है? हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान होकर लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो चुका है। तो आप क्या करेंगे सर? तो हुकूमत को चाहिए कि खुदा के वास्ते अपना किबला दुरुस्त करे और फिलफौर तौर पर इलेक्ट्रॉनिक से जो भी चीजें रिलेटेड है, वैसे तो उसको सारी चीजों में करना चाहिए, मगर मैं फिर कहूंगा इलेक्ट्रॉनिक और मेडिसिन इसके ऊपर से जो है वो खुदारा टैक्सेस को फौरी तौर पे हटाएं ताकि लोगों को रिलीफ मिले। लेकिन जावेद साहब, आप जो कह रहे हैं टैक्सेस को हटाएं, मुझे ये बताएं कि टैक्सेस के इंप्लीमेंटेशन के बाद जो सेल्स हैं वो ग्राउंड पे सेल्स पे कितना इंपैक्ट आ चुका है? सॉरी आपकी आवाज ड्रॉप हो। जावेद साहब, मैं ये पूछ रहा हूं कि जब से टैक्सेस आयद किए गए हैं तब से ग्राउंड पे जो रियलिटी नजर आ रही है, जो सेल्स नजर आ रही है, उसमें कितनी हद तक कमी वाकई हुई है? सर बात यह है कि इस वक्त आप महंगाई की शरह तो देखें, लोगों के पास बाइंग पावर ही नहीं है। देखिए, जब लोगों के पास पैसे होते हैं तो वो होटलिंग का भी रुख करते हैं, वो आगे चीज अच्छी से अच्छी अपने आप में जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इस हुकूमत का तो वादा था कि ये डिजिटल हुकूमत बनाना चाह रहे, डिजिटल पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, मगर बात यह कि इस हुकूमत ने तो कोई भी वादा पूरा नहीं किया। खसूसी तौर पर ताजरों के साथ तो वादा करते हैं और फुल फ्लोर पे ही मुकर जाते हैं। तो आप क्या करेंगे मुझे बताएं? तो सर आप लोग ने राब्ता नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों से, जो कि अक्सर हमें आप लोग के साथ नजर आते हैं? गवर्नर हाउस के बड़े सारे लोग हैं जो कि इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के सदूरों से मुलाकात करते हैं। तो आप लोग ने राब्ता किया कि कोई इसके ऊपर नजरसानी की जाए, कोई इसके ऊपर तब्दीली की जाए? देखिए, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलरेशन
कि जो प्रेसिडेंट हैं जनाब रिजवान इरफान साहब, माशाल्लाह से इनकी एक कदावर शख्सियत है और कराची के बड़े स्टेक होल्डर हैं ये। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाद अगर कोई सबसे बड़ी एसोसिएशन है कराची में तो वो कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन ही है। रिजवान इरफान साहब ने कई दफा मुलाकातें की और अभी भी मामला चल रहे हैं, मगर सच ये पूछें तो ये ऊँट जो है ना वो बैठने को तैयार नहीं है। उसकी वजह ये कि हुकूमत चाहती नहीं है कि इन चीजों को कम किया जाए। हुकूमत एक ही चीज की महंगाई करें, महंगाई करें, महंगाई करें भाई, मगर जो नेसेसरी चीजें देखें, दुनिया 4G 5G तक चली गई है। आपने जो टैक्सेस बढ़ाए हैं मुझे बताएं आप कैसे पूरा करेंगे? लोग कैसे खरीदेंगे चीजों को? लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अगर वो अपने बच्चों के लिए तालीम की चीजें ना ले सके, वो अपने बच्चों के लिए कम्युनिकेशन की चीजें ना लगे, तो मुझे बताएं कि क्या आप जाहिल का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, क्या आप पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? जावेद साहब, आपको लग रहा है कि ये तमाम तर इकदाम सिर्फ इसलिए किए गए कि लोकल असेंबलर्स जो हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी अब आप कहें, उनको सपोर्ट करने के लिए वक्ती तौर पे सारे इकदाम किए गए ताकि वो इंडस्ट्री मुस्तहकम हो सके, या वजूहात कुछ और हैं? मुनीर भाई, वो कहूंगा ना, बात कहूंगा तो फिर बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं, इंतहाई माजरत के साथ। हमारी आटा भी बाहर से आता है, हमारी चावल भी बाहर से आता है, हमारी दालें भी बाहर से आती हैं। तो आप यहां पे जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आपने क्या इंडस्ट्री लगाई? ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया? कितने लोगों को रोजगार भी दिया? कितने लोगों को आपने करोड़ों नौकरियां दी? भाई आप तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि जिस दुकान में 4 लड़के काम करते थे, वहां पे एक बच्चा काम कर रहा है। इसी तरह इंडस्ट्री की हालत देखें, इंडस्ट्री को गैस नहीं है, वो गैस की वजह से रो रहे हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रीज में पानी नहीं पहुंच सकती। अभी लास्ट टाइम भी एक बहुत मशहूर ताजिर हैं फेडरेशन के, उन्होंने अपनी तकरीबन 28 से 30 इंडस्ट्री थी, उन्होंने बंद कर दी। ऐसे मुनीर साहब गालिबन आप उन्हीं का इस तरफ इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मगर खैर कोई बात नहीं, वो भी हमारे बड़े हैं। तो बात यह कि ताजिर तो इंडस्ट्री बंद कर रहा है भाई। इस मुल्क से इस शहर कराची जो है वो पाकिस्तान की शहरग है, और अगर आप ये समझते हैं कि शहर कराची की शहरग को काट के आप जो है वो जी लेंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता। खुदारा ताजिरों को रिलीफ दिया जाए। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, इंतहाई माजरत के साथ मुझे लगता है अब हमारे वजीर तालीम की हमें जरूरत नहीं है, हमें वजीर तालीम की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे वजीरों को तालीम की जरूरत है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन जावेद साहब जरा ये बात तो बताएं कि दुनिया भर में जब लेटेस्ट फोन्स आते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, तो लोगों को उससे हम करने के लिए मुख्तलिफ डील्स मुतारिफ कराई जाती हैं। आमतौर पर सेलुलर नेटवर्क्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो इन फोन्स को ना सिर्फ कम दामों पर देती है बल्कि इंश्योर्ड करके देती हैं कि अगर इसमें कोई किसी किस्म की खराबी हो जाती है तो वो भी उसको दूर किया जाएगा, या किसी भी मामले पर अगर ये फोन चला जाता है उसकी भी भरपाई की जाएगी। हमारे माशरे में हम इतनी बड़ी स्मार्टफोन की इकोनॉमी है कि हम भरपूर तौर पर स्मार्टफोन कंज्यूम करते हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड्स क्यों नहीं परवान चढ़ पाते कि हम इस तरीके से लोगों को एंगेज करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी से हम करें, क्योंकि ये तो दौर ही टेक्नोलॉजी का है। देखिए मुनीर भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दौर ही टेक्नोलॉजी का है। तो ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है ना कि बाहर के जो फॉरेनर्स हैं, इंडस्ट्रीज को वहां ये लेके आए। जब बाहर के लोग यहाँ आएंगे उनको उस वक्त साजगार माहौल मिलेगा जब वो अपने आप को समझेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर सिक्योर हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जाती, तो ही इंडस्ट्री लगी। जब इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, जब रोजगार मिलेगा तो लोगों के घर का चूल्हा जलेगा, जब लोगों के घर का चूल्हा जलेगा तो उनको तालीम मिलेगी। तो मेरे भाई बात यह है कि इस वक्त तो कोई भी जो है बंदा इंडस्ट्रियल पाकिस्तान आने को तैयार ही नहीं हो रहे, इंतहाई माजरत के सिवाय जो है वो बातें करने के, बुलंद व बांग दावे करने के अलावा कोई दूसरी या तीसरी चीज नजर आ रही है तो बताएं। मैं तो कहता हूं हुकूमत ने तो पता नहीं क्या क्या बातें की थी, मुझे कोई एक आप बता दें जो उन्होंने पूरे की हो। इवन के जो है मिनिस्टर साहिबान जो है उससे मिलते हैं, वो एक ही बात जी बिल्कुल हो जाएगा और जाने के बाद उसके दूसरे दिन दूसरा बयान आ जाता है। देखें हम ताजिर हैं, हमें हमारे अपने राइट्स हैं। दुनिया भर में इंटरनेशनली तौर पे ताजिरों को जो है वो बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो सर का ताज बनाया जाता है, मगर इंतहाई मजरत के साथ यहाँ पे तो ताजिरों को लोगों ने फुटबॉल बना के रखा हुआ है, इधर से उधर उधर से इधर। कहीं हमारा केस नहीं है आप इधर चले जाएं, सर वो हमारा केस नहीं है आप वहां चले जाएं, तो भाई बंदा किससे बात करे? हुकूमत को अपनी एक वाज़ेह पॉलिसी अपनानी पड़ेगी और जो हुकूमत ने वादे किए हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो खुदा की कसम खा के कहता हूं कि इनकी भी दास्तान होगी दास्तानों में। जावेद साहब, आपने बिल्कुल ठीक तौर पर अपने गम गुस्से का इजहार भी किया, लेकिन एक चीज की तरफ निशानदेही भी होनी जरूरी है कि आपको मालूम है कि जब से नए साल का आगाज हुआ और जब से टैक्सेस की बात हुई तो
खास तौर पे मोबाइल फोन स्नैचिंग की जो वारदातें हैं और मोबाइल फोन की जो दुकानों पे डकैती की जो वारदातें हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। आपको लग रहा है कि ये जो टैक्सेस बढ़े हैं, कीमतें बढ़ी हैं, इसकी वजह से जो स्ट्रीट क्राइम है, खास तौर पे मोबाइल स्नैचिंग का जो मामला है, वो आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए एक नया चैलेंज खड़ा हो जाएगा इसके लिए? जी बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि जब बेरोजगारी होगी ना और महंगाई होगी तो फिर ये हालात तो होंगे। तो लोगों को चाहिए, आप खुदारा लंगर खाने ना खोलें, आप कारखाने खोलें। जब आप कारखाने खोलेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। आप लंगर खाने खोलेंगे तो इंतहाई माजरत के साथ लोग हड़ाराम होंगे, लोग जो है वो गलत कामों की तरफ राग़िब होंगे। तो सर, आप यहाँ पे आपका जो बेसिकली तौर पे जो सफीर हैं, जो मुल्क के सफीर होते हैं, इनका बेसिकली तौर पे एक अहम काम ये होता है कि वो दूसरे ममालिक के जो लोगों को जो है, स्पेशली बाहर की बिजनेस कम्युनिटी, उनको अट्रैक्ट करें, उनको बताएं कि सर हम आपको ये फैसिलिटेशन देंगे, हम ये फैसिलिटेशन देंगे। मैं आपको बांग्लादेश की मिसाल देता हूं। किसी जमाने में ये था कि वो अपना 1% बेचता था तो पाकिस्तान में जो है वो उससे डबल हो जाता था। और आज आप बांग्लादेश की आप इकोनॉमी देख लें और आप हमारी इकोनॉमी देख लें, हम कहाँ खड़े हैं सर। तो बात यह है कि उन लोगों ने मेहनत की, उन लोगों ने सिंसियरिटी के साथ अपना काम किया, मगर हमने क्या किया? हमारी यहाँ की ताजिर बिरादरी तो अपना काम करने को तैयार है, मगर इंतहाई माजरत के साथ हमारी पॉलिसी माशी पॉलिसी कहीं नजर ही नहीं आती है, वो जीरो पे खड़ी हुई है। आप टेक्सटाइल की इंडस्ट्री देख लें, क्या मिला मुझे बताएं आप। हजारों की तादाद में जो है बांग्लादेश और दूसरी जगहों पे वहां पे शिफ्ट हो गई। उसकी वजह यही थी ना, आपने बिजली इतनी महंगी कर दी, आपके पास पानी नहीं है, आपके पास गैस नहीं है। सर, आप बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते लोगों की, तो आपका ताजिर कहां जाएगा मुझे बताएं। लेकिन जावेद साहब, एक बात समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर हुकूमत ने टैक्सेस लगाए, आपको पता है जब भी मोबाइल फोन बिकते हैं, जो ताजिर हैं वो तो उसके ऊपर बराबर टैक्स अदा करते थे। अब आपने एक इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया जिससे ओवरऑल मार्केट में कंजम्पशन कहीं ना कहीं मुतासिर होगी। तो आपको लग रहा है कि एट द एंड टैक्सेस में उसको बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंजम्पशन है वो बहुत हद तक मुतासिर हो जाएगी। सर देखिए, हमेशा जो चीजें होती है ना वो बेसिकली तौर पे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होती है। ठीक है, मेरी रीच में अगर 10,000 रुपए का मोबाइल है तो मैं 20,000 रुपए का परचेज नहीं कर सकता। मगर बात यह है कि अब वो मैं मोबाइल को एज ए फैशन के तौर पे यूज नहीं कर रहा हूँ, या लैपटॉप को एज ए फैशन के तौर पे यूज कर रहा हूँ, या सोलर को एज ए फैशन के तौर पे यूज नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, मोबाइल का ताल्लुक टोटल ऑनलाइन बिजनेस, लैपटॉप का ताल्लुक टोटल ऑनलाइन बिजनेस, सोलर का काम जो है बेसिकली तौर पे आप देखें ना, आप पाकिस्तान के अंदर अगर आप देख लें, गांव में, गोटों में और इवन के अब शहरों में भी जो है वो घरों में लोग सोलर लगा रहे। क्यों लगा रहे? वो परेशान आ गए क्योंकि गवर्नमेंट उनकी कंजम्पशन को, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर रही है। तो भाई बात यह है कि लोगों ने कोई ना कोई सोल्यूशन तो देखना है, और जब उस पर भी कोई चीज महंगी हो जाए तो भाई बात यह, दुनिया जो है वो चांद पे चली गई है, मगर अफसोस कि हम सिवाय चांद देखने के अलावा, चांद को चंदा मामू कहने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। यकीन तौर पर जावेद साहब आपका पॉइंट आ गया और ये बड़े इश्यूज हैं जिसको हाईलाइट करने की जरूरत है। जावेद साहब के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो सूरत हाल निकल के सामने आ रही है, ये इस लिहाज से तशवीशनाक है क्योंकि अगर हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी जिसको दुनिया भर में अब फरोग दिया जा रहा है और लोगों को हम आहंग कराने के लिए कि नई टेक्नोलॉजी है, इससे हम आहंग हो ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सकें और आगे की जो सफर है, जो मराहिल हैं, वो आसान किए जा सकें और एजुकेट किया जा सके, लोगों को इस नई टेक्नोलॉजी के साथ नई अपॉर्चुनिटीज दी जा सकें। ये दुनिया भर का ट्रेंड है। आज दुनिया में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 4G 5G तक इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है और दुनिया बड़ी तेजी से आगे निकल रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान में एक तरफ तो स्मार्टफोन्स की कीमतों में इजाफा हुआ जिसने बहुत ज्यादा लोगों को मुतासिर किया, लोगों को कुव्वत खरीद को मुतासिर किया, तो दूसरी जानिब लैपटॉप्स जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग शोर कर रहे हैं कि लैपटॉप्स की अगर कीमतों में इजाफा हो रहा है तो ये बिल्कुल भी किसी लिहाज से सही नहीं होगा, क्योंकि लैपटॉप्स की जो यूजेज है वो आम तौर पे हम देखते हैं कि भरपूर एक यूजेज होती है स्टूडेंट्स के हवाले से, और स्टूडेंट्स को अगर इस तमाम तर सूरत हाल में टैक्सेस का बोझ दिया जाएगा तो ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो माशी निजाम के साथ साथ एजुकेशन के निजाम को भी बहुत हद तक मुतासिर कर सकती है। आज लैपटॉप और ये जो स्मार्टफोन है हम सबकी जरूरियात हैं, इट्स अननेसेसिटी नाउ। और अगर इसके बगैर जिंदगी गुजारने की बात की जाए तो इन 2022 ये तकरीबन नामुमकिन सूरत हाल नजर आती है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वक्त इसके ऊपर कोई बेहतर पॉलिसी मरतब करते हुए कुछ नजरसानी जरूर करे, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी जो मोबाइल फोन या तो मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, असेंबली की बात की जाए, तो अभी भी जो उनकी जो तादाद है वो इतनी ज्यादा नहीं है और इस इंडस्ट्री को ग्रो करने
में, मजबूत और मुस्तहकम होने में कुछ वक्त दरकार है। लेकिन अभी से जिस अंदाज में टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, ये दूसरे एवेन्यूज को जन्म देगा और फिर लोग कहीं ना कहीं नॉन पीटी अप्रूव फोन आजकल जिस अंदाज में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस तरफ ज्यादा राग़िब होंगे। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वक्त इसके ऊपर कुछ नजरसानी करेगी। कुछ और टॉपिक्स हैं इनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, खासतौर पर सेहत के हवाले से। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। बातें तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन एक और बड़ा अहम मसला है जिसको हम चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में जरूर हाईलाइट करें। वो बात यह है कि जिस अंदाज में सर्दी की नई लहर आती है और मौसम तब्दील होते हैं तो बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि कोविड की एक नई सूरत हमारे सामने है और लोग थोड़ा सा भी फ्लू हो रहा हो और दूसरे मामलात हो तो परेशान हो जाते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त बात करने के मौजूद हैं डॉक्टर सदफ। जरा इनसे जानेंगे कि इस सर्दी के मौसम में और तब्दील होते हुए मौसम में आखिर क्या एहतियाती तदाबीर की जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा हम महफूज रह सकें। सदफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, पहले तो ये बताएं ना कि जो देख रहे हैं कि सर्दी कभी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, फिर सडनली रात में जो टेम्परेचर्स हैं बिल्कुल सिंगल डिजिट में चले जाते हैं, लोग परेशान है, खासतौर पर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत ही आजकल जो है ना हर घर की जो है सूरत-ए-हाल हुई भी है कि हर घर के हर अफराद जो है स्पेशली नज़ला, खांसी, बुखार ये तमाम लोगों को जो है हो रहा है। तो इस सिलसिले में जो है हमें एक तो ये कि सर्दी के मौसम से पहले ही हमें इसकी जो एक कहना चाहिए कि ना एहतियाती तदाबीर होती हैं तो वो हमें अख्तियार कर लेनी चाहिए। जैसे स्पेशली बहुत ज़्यादा जैसे जो हमारी डाइट होती है इसका भी इसमें बहुत अमल दखल होता है, क्योंकि देखिए स्पेशली जो है ना ज़्यादातर हमारे बच्चे, जैसे कि आपने कहा कि जो छोटे बच्चे होते हैं या जो हमारे बुजुर्ग अफराद होते हैं या जो ऑलरेडी किसी ऐसी डिजीज में जैसे कि दमे के मर्ज में मुब्तला लोग होते हैं, डिफरेंट सांस की बीमारियों में जो मुब्तला लोग होते हैं, वो ज्यादा सर्दी के दिनों में जो है मुझे मुतासिर हो रहे होते हैं ना। तो उस सिलसिले में जो है ना सबसे बढ़कर एक तो ये कि पहली बात आपकी डाइट होती है। हम अगर हेल्दी डाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली जब विंटर स्टार्ट हो रहा होता है उस टाइम अगर हम हेल्दी चीजें लें कि जो है गर्म चीजें खाएं तो फिर वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद होता है। इसके अलावा हमें कुछ ऐसी जो है एहतियात होती है कि देखिए मौसम सरमा में जो है ना जो हमारे स्पेशली जो बुजुर्ग अफराद होते हैं उनके जो है बहुत ज्यादा लोगों के जो है जॉइंट पेन में भी जो है इजाफा हो जाता है। इसके लिए क्या है कि आप जो लोग जो है हम लोग अक्सर जो है ना बहुत ही जो है इस चीज को लाइट ले रहे होते हैं कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के हवाले से भी और जो एल्डर पीपल्स होते हैं उनके हवाले से भी जो है गर्म कपड़ों का लाजमी इस्तेमाल करें। और फिर देखिए ना इसमें एक चीज ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि हम जब अपने इम्यून सिस्टम की बात करते हैं ना तो उसमें सर्दियों के मौसम में जो है ना स्पेशली लोग फिजिकल एक्टिविटीज से अवॉइड करते हैं, ज्यादातर अपने रूम्स में जो है बंद होकर रह जाते हैं, सूरज की रोशनी से जो है बिल्कुल भी इस्तेफादा हासिल नहीं कर रहे होते हैं। तो लोगों को उसमें जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटी को उसी तरीके से ही मेंटेन रखना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब जरा मसला तो ये आ रहा है ना कि आपने कहा कि अच्छी खुराक खाएं और जिस बेहतर खुराक खाएं, तो लोग आमतौर पे सर्दियों में जो खुराक का मामला उसमें भी फिर ज्यादती कर जाते हैं। और आपको पता है कि हमारे यहाँ तो खाबों का बड़ा लोगों को शौक होता है, सर्दियां आते ही निहारी पाए और तरह तरह के जो लवाजमात होते हैं वो भी हमारे सामने आ जाते हैं। फिर मीठे की कुछ नई सारी डिशेस जो होती हैं जो कि सर्दी के लिए स्पेसिफिक होती हैं, तो पहले तो वो एक मसला है। फिर वॉक की जब आप बात करते हैं तो वो वॉक के लिए तो आपको पता है कि कराची से शहर में बहुत महदूद हो गए कि पार्क्स जहां पे जाके उस तरीके से कसरत की जा सके या फिजिकल एक्टिविटी की जा सके। जी बिल्कुल, देखिए मैंने अभी कहा ना आपसे हेल्दी डाइट, तो हेल्दी डाइट से मुराद आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग जो है ना हेल्दी डाइट से मुराद लेते हैं कि बहुत ज्यादा रोगनी या मिर्च मसाले वाले खाने, जैसे हमारे यहाँ सर्दियों में जो है पाए हैं, निहारी है या इस तरह की पंजाब में तो आपको पता है सुबह का नाश्ता बगैर पाए के होता ही नहीं है सर्दियों में। बिल्कुल, देखिए यही चीजें जो है ना स्पेशली जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लोग होते हैं, जिनको दिल की बीमारियां होती हैं या जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर के लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा ओबेसिटी के हामिल लोग होते हैं, फिर यही तमाम चीजें उनकी सेहत पर जो है असरअंदाज हो रही होती है। तो हेल्दी डाइट से मुराद ये होती है कि एक बैलेंस और मुतवाज़िन डाइट, कि जैसे सर्दियों के मौसम में जो डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स आते हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास जो है ऐसे फ्रूट्स हैं जो जिनमें बहुत ज्यादा जो है स्पेशली विटामिन सी, विटामिन डी, डिफरेंट टाइप के जो है प्रोटीन्स, मिनरल्स, वो तमाम चीजें उसमें जो है
मौजूद होती हैं। और फिर मछली का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल जो है सर्दियों में बहुत ज्यादा अच्छा होता है हर उम्र के अफराद के लिए। तो हेल्दी डाइट से मुराद ये होती है कि आप जो है ना हेल्दी डाइट में जो है आपके डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स कितने अच्छे सर्दियों में हमारे पास मौजूद होते हैं, तो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। और देखिए एक चीज ये भी इसमें इम्पोर्टेंट होती है कि सर्दियों में लोग पानी का इस्तेमाल बहुत हद तक कम कर देते हैं कि प्यास नहीं लगती है उनको ना। तो सर्दियों में जो है पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी पिए, वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और जहाँ तक आपने बात की कि लोग बाहर निकलने से जो अवॉइड करते हैं ना, तो अगर आपके घर में इवन के अगर आप अपने कमरे में भी थोड़ी बहुत अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को आपने मेंटेन किया हुआ है, तो वो भी आपके लिए बहुत होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना ये होता है कि लोग अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनके पास बाहर यानी कि घर से बाहर निकलकर कोई जो है एक्सरसाइज करने की फैसिलिटी नहीं है, तो लोग फिर जो है अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा लिमिटेड कर लेते हैं। और ये और खास तौर पे सदफ हमारे यहाँ जो खाने की जो रूटीन है, हम आमतौर पे जो रूटीन फॉलो की जाती है वो बिल्कुल उलट की जाती है। हमारे यहाँ आमतौर पे बहुत से लोग नाश्ते को स्किप कर देते हैं, जबकि रात का खाना वो होता है वो भरपूर अंदाज में एंजॉय किया जाता है। और आपको पता है कि रात के खाने के बाद हमारे यहाँ जो बेशतर हजरात हैं वो घरों से निकलने को तरजीह नहीं देते, वो कसरत को तरजीह नहीं देते। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ जो है यही चीज बचपन से हमें कही जाती है कि आप सुबह का नाश्ता भरपूर करना चाहिए। सुबह का आप बिल्कुल हेल्दी नाश्ता करें, दिन में भी अच्छा खाना खाएं, रात को आप खाना लाजमी खाएं, लेकिन जो है ना थोड़ी सी लाइट डाइट का इस्तेमाल करें। कि अगर आपकी इतनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है कि आप इतना ज्यादा जो है कोई वॉक आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल लाइट डाइट का रात में और लेट नाइट मंचिंग, आपको पता है सदफ के रात में सर्दियों की रातें हों, अभी पीएसएल के मैचेस भी शुरू हो रहे हैं आज, फिर जो मूवीज है नेटफ्लिक्स है ये सारा सेशन चल रहा होता है, तो अक्सर लोग लेट नाइट मंचिंग बहुत करते हैं, वो भी एक क्रेविंग बढ़ा रहा होता हमारी। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं ना कि रात में अगर आपने बहुत ज्यादा जो है ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लिया, या रात में बहुत ज्यादा जैसे कि आपने कहा कि अगर जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज के वाइज रात में बहुत ज्यादा अगर आपने डाइट कर ली, तो स्पेशली मैं दोबारा भी कहूँगी कि जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लोग होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के या फिर दिल के मर्ज में मुब्तला लोग जो होते हैं ना, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। हमें जो है ना उसमें सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी करें, सब चीज का इस्तेमाल करें, लेकिन एक बैलेंस डाइट का जो है इस्तेमाल करें, फिर कोई भी उनको जो है वो जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, मैं इसमें एक चीज और भी मैं ऐड करूंगी कि सर्दियों के मौसम में अभी जैसे आपने कहा भी ना शुरू में कि लोगों को फ्लू, नजला, खांसी, बुखार हो रहा होता है, तो लोग जो है इसमें एक तो सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं कि अगर घर में किसी को भी नजला, खांसी, बुखार हो रहा है तो फौरी तौर पर वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि एंटीबायोटिक्स जो है ना सर्दियों के मौसम में, जिसमें स्पेशली आजकल के वेदर में जब आपको जो है कोविड-19 की सिचुएशन का सामना भी हमें, तो हमें नहीं मालूम होता कि अगर कोई भी फर्द नजला, खांसी या फिर बुखार में मुब्तला हो रहा है तो उसको किस तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, कि अगर उसको कोई एलर्जिक कंडीशन है या उसको और सदफ हमारे यहाँ तो कुछ दवाइयां लोग ऐसे बंटी की तौर पे खा लेते हैं कि चलो कुछ थोड़ा बहुत भी जुकाम हो रहा है, हल्की फुल्की तबीयत खराब हो रही है, तो वो दवाइयां कुछ स्पेसिफिक हैं, वो लोग ऐसे यूज कर लेते हैं, कोई बंटीज यूज की जा रही है। ये रिवाज भी ठीक है? बिल्कुल नहीं, देखें आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग आजकल जो है एंटीबायोटिक्स को बिल्कुल ऐसा जो है आप जैसे टॉफीज की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कितनी ज्यादा हमारे लिए खतरनाक है कि वो कितनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को जो है डेवलप कर रहा है। जब ऐसी हमारे पास टाइफाइड को ले लें या ऐसी इतनी सारी बीमारियां अब हमारे एनवायरनमेंट में आ चुकी हैं कि अब उनके ऊपर कोई भी जो है मेडिसिन असर अंदाज नहीं होती है। और इसकी वाहिद वजह यही है कि हम लोग जो है ना एंटीबायोटिक्स को लायका टॉफीज इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम डॉक्टर के मशवरे के बगैर, बिना किसी जो है टेस्ट के बगैर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल स्टार्ट कर देते हैं। और फिर वो एंटीबायोटिक्स कब तक इस्तेमाल करनी है, किस शख्स को इस्तेमाल करनी है, हम इन सब चीजों का जो है बिल्कुल भी ख्याल नहीं। अच्छा सदफ, एक चीज का मसले के ऊपर जरा मैं चाहूंगा जरूर आप बताएं। आमतौर पे जब सर्दियों का सीजन शुरू होता है, अक्सर लोगों को जो खांसी का जो इशू होता है वो पूरी सर्दियां थ्रू आउट रहता है और वो किसी भी तौर पे हल नहीं हो पाता। खासतौर पे जो ड्राई कॉफ है उसका जो मसला है वो बहुत ज्यादा परेशान करता है, लोगों को इरिटेट करता है।
क्या ऐसा किया जा सकता है कि हम इस ड्राई कफ से, जो कि थ्रू आउट 2-3 महीने तक एक्सटेंड कर जाती है, उससे बच सकें? हाँ बिल्कुल, देखें ये लोगों को जो है ना बहुत ज्यादा ये जो है ड्राई कफ है, गले की खराश है, इन सब जो है मौसम सरमा में बहुत ज्यादा हो रही होती है ना। तो इसमें ये जो है ना, आप जो है अगर हम अपने कुछ घरेलू टोटकों की बात भी कर रहे होते हैं कि लोग बहुत ज्यादा घरेलू टोटके भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसमें जो है आपका गार्गल करना भी जो है बहुत ज्यादा एक जो है इफेक्टिव होता है। और अगर लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपको जो है इस तरीके की जो है सूरत हाल है, तो लाजमी तौर पर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद आपको अपने डिफरेंट गले के टेस्ट होते हैं वो भी जो है लाजमी तौर पर करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बहुत देर तक कोई ऐसी बीमारी है जो आपके लॉन्ग कहना चाहिए कि लास्टिंग है और आपको काफी देर तक आपको उसको फेस करना पड़ रहा है, तो उसका जो है कोई ना कोई ऐसा जो है रीजन हो सकता है जो आपको जो है आफ्टर टेस्ट के बाद ही जो है आपको मालूम होगा। ये बड़ा अहम है और ये सही कह रही है, नी हकीम खतरा जान होता है। और सेल्फ मेडिकेशन भी उस हद तक की जाए जहां तक वो सेल्फ मेडिकेशन एक फर्स्ट एड के तौर पे हो। इसके बाद जब हालात तब्दील होते हैं तो अपनी मेडिकेशन के मामलात को किसी बेहतर डॉक्टर की गाइडेंस में ही कंटिन्यू किया जा सके। डॉक्टर सदफ हमारे साथ मौजूद थी। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें हाँ, मैं इसमें एक चीज और भी ऐड करूंगी। जैसे अभी आपने कहा ना, लोगों को मुझे मुझसे खांसी हो रही होती है। देखिए बहुत सारे हमारे घर ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग सर्दी से बचने के लिए जो है ना पूरे टाइम 24 आवर्स उनके घर में जो है हीटर जल रहा होता है, या वो जो है चूल्हे हर वक्त जो है ऑन रखते हैं। तो खास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान के बिल्कुल स्पेशली, फिर उससे क्या होता है कि उनके जो है ना घर में हर वक्त एक धुआं सा या फिर एक जो है ना एक अजीब सा ऐसा जो एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि जब आपके माहौल में जब कहना चाहिए कि जब नमी की कमी हो जाती है तो उसके बाद फिर आपको ये जो है ड्राई कफ और फिर इस तरीके के जो है सीने के मुख्तलिफ इन्फेक्शन हो सकते हैं। ये बड़े पॉइंट की बात की, और क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का वक्त बहुत महदूद होता है और डॉक्टर सदफ ने हमें जिस अंदाज में आगाह किया, जो इश्यूज हैं हमारे वो हाईलाइट किया, और यकीनी तौर पे ये बहुत अहम है कि जिस अंदाज में हम आजकल अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं, अगर उसी अंदाज में अगर हमने अपनी जिंदगियों को कंटिन्यू किया तो फिर मामलात तब्दील होते हुए देर नहीं लगती। और जहां पे इश्यूज की बात होती है, खास तौर पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की बात होती है, तो वहां पे जो केयर का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उम्मीद करते हैं कि जो सूरत हाल है कोविड के हवाले से, दीगर इश्यूज के हवाले से, वो मुल्क में बेहतर होती हुई नजर आए, और जो क्योटिक सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिलीफ मिल सके। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।